गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगी, उसका रूट क्या होगा। देखिए, टिश्यूज टिश्यूज से ब्लड और ब्लड से एल्वियोली, ये इसका रूट है। क्योंकि हमें एक तो चीज क्लियर है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी टिश्यूज में होती है, उसकी वजह से यहाँ पर जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा या कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो थोड़ी ज्यादा होगी। और जहां तक एल्वियोली का सवाल है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, लो PCO2 होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा कम होगा और टिश्यूज के अंदर हाई होगा। और यही कारण होगा कि टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगी और ब्लड से डिफ्यूज होकर एल्वियोली में ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये मोटा मोटा समरी है। जहां तक ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल है, तीन तरीकों से ये एल्वियोली तक पहुंचती है। पहला, इन डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। और कितनी? ऑलमोस्ट 7%। 7% ये डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में हो जाती है, सॉल्यूशन फॉर्म में, और ये पहुंच जाती है। अराउंड 23% एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो अमाइनो ग्रुप है, उसके साथ अटैच होकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये 23%, लगभग ये 23% जो है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है इनटू द एल्वियोली। फिर बाकी बची 70%। 70% यानी मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस। तो आई होप आपको ये एक वैल्यू समझ आ गई होगी। चलिए हम एक डायग्रामेटिक व्यू से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होती है। हाँ, कुछ रिएक्शंस भी होंगी, जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए हम यहाँ लेते हैं कि दिस इज द टिश्यू सेल। दिस इज द टिश्यू सेल। ये हमारा टिश्यू सेल है। अब इस टिश्यू सेल के अंदर देयर आर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाय प्रोडक्ट। नाउ इट मस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द सेल। नाउ व्हाट इज द पाथवे? अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। चलिए, वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर होगी। और आप जानते हैं फ्रॉम, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में या ब्लड वेसल्स में इसीलिए एंटर होगी क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है और यहाँ पर कम है। एंटर होगी। जैसे एंटर हुआ, इट एंटर्स इनटू द ब्लड सेल्स। ये यहाँ ब्लड सेल्स में एंटर होगी। As it enters the blood cells, it combines with water. It combines with water. Reversible reaction takes place. जितनी भी रिएक्शंस यहाँ होंगी वो रिवर्सिबल होंगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये हम एंड में देखेंगे कि क्यों कह रहा हूं मैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। देयर इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। देखिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा? द एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इट कंटेन्स जिंक 2 प्लस। अब अल्टीमेटली क्या होगा? इट चेंजेस इनटू, लेट्स सी, H2CO3 means carbonic acid. Carbonic acid. Now this carbonic acid ultimately dissociates into again two components, one H plus and bicarbonate ion, जिनकी हम बात कर रहे थे कि 70% इसी से ट्रांसपोर्ट होती है। अब यहां पर देखिए, H प्लस आइंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है, और आप, हम ये पिछले लेक्चर में कह चुके हैं, जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वहां पर H प्लस आइंस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगी। अब
ज्यादा H प्लस आइन से हमारे ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन या ब्लड की पीएच वैल्यू चेंज हो सकती है। अब इसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए क्या है, वी नो, हम एक रिएक्शन लेते हैं। मैं यहाँ नीचे एक रिएक्शन आपको बताना चाहता हूँ कि होता क्या है बेसिकली। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ब्लड। देखिए ब्लड में क्या हो रहा है। ब्लड में हमारे पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन Hb4O8, ये प्रेजेंट है। और ये एक वीक एसिड है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड क्यों होता है? क्योंकि ये किसके साथ कंबाइन होता है? इट कंबाइंस विद, इन दिस वे, पोटाशियम के साथ। ये एक वीक एसिड बनता है। अब ये पोटाशियम का थोड़ा कंफ्यूजिंग तो होता है, बट चलिए हम करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब जब पोटाशियम के साथ यहाँ ये हीमोग्लोबिन अटैच है, वीक एसिड है, अब इमीडिएटली क्या होगा कि जब जैसे ही ये H प्लस आइंस बनना शुरू होंगे तो H प्लस आइन क्या करेगा? देखो, H प्लस आइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि H प्लस आइंस आएंगे और यहाँ पर इस पोटाशियम आइन को रिप्लेस करेंगे और हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को भी फ्री करेंगे। ये दो काम करते हैं। देखो दो काम क्या कर रहे हैं। पहला काम मैं यहाँ लिख देता हूँ, H प्लस आइंस क्या करते हैं। H प्लस आइंस पोटाशियम आइंस को सेपरेट करेंगे, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम हीमोग्लोबिन, सेपरेट फ्रॉम हीमोग्लोबिन। और दूसरा काम यहाँ ये क्या करेंगे, फ्री द ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन फ्री हो जाए और अल्टीमेटली वो डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए जहां उसने जाना है। अब देखो, यहां पर आप देखते हो कि जब पोटाशियम सेपरेट हुआ और ये ऑक्सीजन फ्री हो गई, है ना, ये इस तरह से सेपरेट होगा। और यहां पर क्या होगा कि H प्लस साइंस आएंगे, H प्लस साइंस आएंगे, देखिए क्या कर रहे हैं वो, H प्लस साइंस आएंगे और अल्टीमेटली वो देखिए वो क्या करेंगे, दे विल सेपरेट दिस पोटाशियम आइन। मैं बिल्कुल एक इस तरह से एक रिएक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होगा, दिस पोटाशियम विल सेपरेट, दिस पोटाशियम विल सेपरेट एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, जो हम कहते हैं ना, हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये वो हीमोग्लोबिनिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ होती है। तो यहाँ हम डायरेक्टली ले लेते हैं, हमें ज्यादा इसको डिटेल में लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या है, इट कंबाइंस विद hemoglobin to form hemoglobinic acid। क्लियर? तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए, अब इसके बाद अब हमारे पास hemoglobinic acid बन चुका है। नाउ हियर कम्स द टर्न ऑफ द बाइकार्बोनेट आइंस, क्योंकि नेचुरली इनको ट्रांसपोर्ट करना है। नाउ these bicarbonate ions, they move into the plasma of the blood, ये बाहर चले जाएंगे। क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पर H प्लस आइंस ने अपनी कॉम्बिनेशन कर ली है फ्री हेमोग्लोबिन के साथ और हेमोग्लोबिनिक एसिड बना दिया। अब यहाँ से बाइकार्बोनेट आइंस जैसे ही बाहर आएंगे, देयर इज चेंज इन द चार्ज। सो देयर इज, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, देयर इज इम्बैलेंस इन द चार्ज। तो अब इम्बैलेंस अगर होता है तो इसको बैलेंस भी करना है। सो बैलेंस इज डन बाय these this very important salt which breaks into sodium plus and chloride ions. And in place of these bicarbonate ions, chloride ions enter into the RBC cells. Now आप देखिए कि यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस बाहर आए, क्लोराइड आयंस अंदर आए। अंदर की जो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी थी वो मेंटेन रही, चार्ज बैलेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज बैलेंस रहा। अब बाहर जो है
बाहर क्या हुआ, ये बाइकार्बोनेट आयंस और यहाँ पर ये सोडियम आयंस आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म, अब वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये सारा ब्लड के अंदर ही हो रहा है। देखो ये सारी चीजें जो हैं ब्लड के अंदर हो रही है और इसी तरह से बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड की है एज सोडियम बाइकार्बोनेट होती है। अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। अभी हम सिर्फ एक एक रीजन, अभी हमने ये इस पोर्शन को यहां से रिलीज भी करवाना है। जो भी बाइकार्बोनेट आइंस एल्वियोली में एंटर करेंगे, वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्ट होकर कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू एल्वियोली तक पहुंचेंगे। लेकिन अब कैपिलरी नेटवर्क से अगर उन्होंने एल्वियोली में जाना है, तो उन्हें इस बाइकार्बोनेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। ये बाइकार्बोनेट आयन्स कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का सिर्फ एक तरीका है। ट्रांसपोर्ट जो है वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर एक्सक्रीशन होगी, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगी। लेकिन एल्वियोली तक पहुंचने का तरीका जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में है। तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट ये ब्लड के साथ फ्लो कर रहे हैं और एल्वियोली तक पहुंचेंगे। ठीक है, यहां से आप ये देख रहे हो कि हीमोग्लोबिनिक एसिड भी बना। अब बाकी बचा हमारे पास 23%। अब 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो 70% हो गया हिस्सा जो यहाँ गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं देख 70% इस फॉर्म में जा रहा है। अब जो 23% है वो किसके साथ ज्वाइन होता है, इट कंबाइंस विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ फिर से एक रिएक्शन की फॉर्म में हम करते हैं। चलो रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ हम इस पोर्शन में ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये याद रखिएगा कि 23% of carbon dioxide combines with amino group RNH2 group और फिर अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हम कहेंगे ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये बात समझने वाली है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है। यानी अगर आप यहां देखें, समझने की कोशिश करें, तो यहां पर क्या है कि आर ये अमाइनो ग्रुप है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, RNHCOOH। और ये जो ग्रुप बनता है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, ये कौन सा ग्रुप होता है, दिस इज कार्बामीनो ग्रुप, कार्बामीनो ग्रुप। और यही फिर अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेसिकली जब कंबाइन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब इस अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हुई, तो हमारे पास क्या बन जाता है, HbCO2। और ये हमारा क्या होता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम ये रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर हम ये रिएक्शन ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इट कंबाइंस विद अमीनो ग्रुप एंड फॉर्म्स, इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। तो ये हमारा कितना पोर्शन है, 23% वाला पोर्शन। अब ये सारी चीजें देखो, अब ये सारा अगर आप देखो, तो ये सारी चीजें ब्लड में ट्रेवल कर रही हैं इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। अब अल्टीमेटली इसको कहाँ पहुंचना है, एल्वियोलर कैपिलरीज के पास पहुंचना है। जैसे ही ये, सॉरी, एल्वियोली के पास पहुंचना है थ्रू द एल्वियोलर कैपिलरीज। अब जैसे ही ये पहुंचेगा, अब ये मान लेते हैं, यहाँ हम एक काम करते हैं कि एक एल्वियोली यहाँ बना ही लेते हैं। चलिए हम एक एक कहते हैं ना कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ले ही लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये एल्वियोली है
और यहाँ पर अब जैसे ही आप ये देखिए कि जैसे ये मान लेते हैं दीज आर एल्वियोलर कैपिलरी, पहुंच गया ये सारा। अब यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डायरेक्टली ब्लड से ही डिसॉल्व होकर एल्वियोलर कैपिलरी से सीधा इसके अंदर चली जाएगी। जैसे एल्वियोलर कैपिलरी से सीधा डिसॉल्व फॉर्म में ये एल्वियोली में चली जाएगी, और कितनी, सिर्फ 7%, जो हमने पहले कहा। ये तो डायरेक्टली चली गई, पहुंच गए। अब यहां पर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जैसे ये एल्वियोलर कैपिलरीज में पहुंचा, अब ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इट विल ट्रांसपोर्ट, ये क्या करेगा, इट विल रेवर्ट बैक इनटू द आरबीसी। ये वापस जाएगा आरबीसी में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे ही ये सोडियम बाइकार्बोनेट एल्वियोलर कैपिलरीज एरिया में पहुंचेगा, एल्वियोली के पास, यहां पर ये इस फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगा। इट विल रेवर्ट बैक इनटू द आरबीसी सेल। ये प्लाज्मा से आरबीसी में वापस जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, इसको ये वाला रूट जो है, देखिए ये वाला रूट वापस से तय करना पड़ेगा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से ये फिर से बाइकार्बोनेट और सोडियम अलग हो जाएंगे। देन बाइकार्बोनेट एंटर करेगा अंदर, और क्लोराइड आइन चले जाएगा बाहर। क्लियर, ध्यान से समझ रहे हैं। क्लोराइड आइन कहाँ चला जाएगा, वापस यहां बाहर आ जाएगा, और बाइकार्बोनेट वापस कहाँ आ जाएगा, अंदर। बाइकार्बोनेट आइन अब यहां पर क्या होगा, ये जो हेमोग्लोबिनिक एसिड है, इट विल अगेन फ्री अप। हेमोग्लोबिन सेपरेट होगा, H प्लस आइन सेपरेट होंगे। ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और अल्टीमेटली ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। और ये H प्लस आइन इन बाइकार्बोनेट आइन जो वहां पर एंटर हुए, कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड से फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में अल्टीमेटली ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होगा, अब ये मैं ग्रीन से ले रहा हूं, ये अब चली जाएगी आउटसाइड एल्वियोलर कैपिलरी से, और ये कितना होगा, इट इज 70%। और इसी तरह से हेमोग्लो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, when it reaches the alveolar capillaries, it dissociates to form hemoglobin and carbon dioxide। और यहां से ये जो डिसोसिएशन होती है, ये फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, ये जो 23% है, ये भी यहां चली जाएगी। अब देखिए कि एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा है, तो यहां से ऑक्सीजन जो होगी वो इस फ्री हेमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन होकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगी, और अल्टीमेटली फिर से कहां पहुंचेगा, वो टिश्यू सेल्स के पास पहुंच जाएगी। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन यहां पहुंच जाएगी। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आता है, जहां पर हमने ये कहा था कि बाइकार्बोनेट आयंस दे कम आउटसाइड इनटू द प्लाज्मा, एंड टू बैलेंस द चार्ज, क्लोराइड, इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयंस एंटर। नाउ ये जो रिप्लेसमेंट होती है, ये जो ट्रांसपोर्ट होती है, किसकी, बाइकार्बोनेट आयन या बाइकार्बोनेट आयंस की क्लोराइड आयंस के बदले में, so this transport is known as chloride shift और Hamburger shift। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्लोराइड शिफ्ट क्या है, यहां पर क्या हो रहा है। देखिए चलिए लिख लेते हैं, द रिप्लेसमेंट और द ट्रांसफर ऑफ HCO3 with chloride ions is known as क्लोराइड शिफ्ट। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं सिंपल भाषा में, या हैमबर्गर शिफ्ट, हैमबर्गर्स शिफ्ट। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है एकेडमिक एग्जाम में, और ऐसे भी नीट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज हम ये देखेंगे, दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर कैपिलरीज में, देखिए हुआ क्या है, देयर इज एन इफेक्ट कॉल्ड, देखिए देयर इज, जैसे ही एल्वियोलर कैपिलरीज में ये कार्बन डाइऑक्साइड आती है, देयर इज एंट्री ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एल्वियोली, ये मान लो ऑक्सीजन यहाँ पड़ी है, और एल्वियोलर कैपिलरीज में क्या आ गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ एंटर करेगी, इट विल एंटर इनटू द कैपिलरीज, एल्वियोलर कैपिलरीज में एंटर करेगी। क्लियर? अब ये कैपिलरीज में एंटर क्यों करेगी, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन PCO2 ज्यादा है। अब जब ऑक्सीजन of the alveoli enters into the alveolar capillaries and dissociate the carbon dioxide, it is known as Haldane effect. ये याद रखिएगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि हेल्डेन अफेक्ट यहां होता है। हेल्डेन अफेक्ट होता है एल्वियोलर कैपिलरीज में। जब एल्वियोलर कैपिलरीज यहाँ एल्वियोली में है, इसके सराउंडिंग में है, there is increased concentration of carbon dioxide in blood and increased oxygen concentration in alveoli. So oxygen enters into the alveolar capillaries and this dissociates the carbon dioxide from hemoglobin, and this process, this dissociation of carbon dioxide due to entry of oxygen into the alveolar capillaries, it is known as Haldane effect. Clear? भाई क्लियर हुआ? क्लियर होना भी चाहिए क्योंकि हम बहुत बहुत डिटेल में कर रहे हैं। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन किस तरह से लिखनी है। सो द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन alveolar capillaries, alveolar capillaries dissociate, dissociate carbon dioxide of blood. Clear? And transport it into alveoli is known as Haldane effect. आई होप आपको ये, हालांकि मैं थोड़ा सा साफ नहीं लिखता हूं पर फिर भी आप इसको समझ गए। तो ये जो दो कंसेप्ट है, हेल्डेन इफेक्ट और यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट, और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हमने बोर्स इफेक्ट किया था। और यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी आप रिएक्शंस देख रहे हैं, तो ये सारी ध्यान में रखिएगा। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब जब भी एल्वियोलर कैपिलरीज में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या सोडियम बाइकार्बोनेट पहुंचेगा, it will re-enter the blood cells and dissociate into carbon dioxide. ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में सेपरेट होगा। यानी जो जो हम एल्वियोली से बाहर एक्सेल करेंगे या एक्सक्रीट करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही इसी फॉर्म में करेंगे। हाँ, ट्रांसपोर्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो डिजॉल्व फॉर्म में भी हो सकती है, वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी हो सकती है, और वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकती है। सो दिस कंप्लीट्स अवर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज का हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा। पूरे हम लेक्चर बहुत डिटेल से, बहुत मेहनत से बना रहे हैं। सो आई होप आप इसको बार बार देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर उसको व्हाट्सएप नंबर पे या आप इसी कमेंट में दे सकते हैं। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
और किसी भी अगर 12th या 11th के, चाहे वो बॉटनी का टॉपिक है, चाहे चाहे वो ज़ूलॉजी का टॉपिक है, किसी पे भी आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर बनाऊँ, तो डू कमेंट, और मैं उस पे पूरी कोशिश करूँगा एक बढ़िया सा लेक्चर आपके सामने रखने की। थैंक यू वेरी मच।